वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 से इसके लिए कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। आप सबको पता है कि पार्ट फर्स्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट तो देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करा दिए हैं। तो सभी देखते हैं। और देखिए, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ से सही विकल्प हैं आपके। पूरा पैटर्न आपका वही रहने वाला है जैसा कि त्रैमासिक में था, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 70 का पेपर, 3 घंटे समय, ठीक है। और फिजिक्स 12th, ठीक है। और जितना भी सिलेबस है नवंबर तक का रहेगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और मैंने आपको इनके आंसर बता दिए हैं पिछले वीडियो में। पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना, ठीक है। तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आग की विभेदन सीमा होती है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो ये सभी क्वेश्चन है और इनके आंसर मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक शब्द बाग में उत्तर यहाँ से हैं, तो ये 2 हो जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से देखिए, गोलीय दर्पण का सूत्र लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करिए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो सभी आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप जा सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर, या फिर आप चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। अब हमें देखने ये क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर देखिए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इनके हम आंसर अब देखते हैं और आगे पूरा प्रश्न पत्र हम सॉल्व करते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं आने वाले हैं आपकी परीक्षा में कि जो आपने कभी भी पढ़े ना हो। वैसे ही प्रश्न आएंगे जो आपके त्रैमासिक में आए थे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखनी है। तो समविभव पृष्ठ आपका यहाँ से देख लीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके एज इट इज आपको कर लेने हैं, और जैसे भी आपने कर रखे होंगे तो इसको रिवीजन जरूर करना। समविभव पृष्ठ की विशेषता देख सकते हैं, एक विशेषता ये हो जाएगी, दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, और 3 है तो कोई 2 आप जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो ओम का नियम है, बहुत मतलब बार बार पूछा जाता है। तो आप सबको पता ही है कि ओम का नियम कक्षा 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये अब जरूर करना। ओम का नियम यहाँ से देख लीजिए, ओम का नियम इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब आपने त्रैमासिक में भी करा होगा, ठीक है। तो इसका भी देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। देखिए ये रहा एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंध वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा प्रतिबद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात समाकलन ऑफ B इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, इसके गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसके गुण लिखना है। तो देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये रहीं, इसके गुण आप देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपसे हो सकता है त्रैमासिक में पूछा गया हो, शायद पूछा भी गया था, और इस बार भी आपका आए। देखिए ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ से हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके गुण देख सकते हैं, इसके गुण देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बंद वक्र होती हैं, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। और क्या होती हैं, तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों ही करने, क्योंकि क्या होती हैं ये भी पूछ ले तो वो भी लिख देना आप, ठीक है। ये हो जाएगा क्या होती है, ठीक है, यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे समझा देना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का जो नियम है इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए आप इसको समझा सकते हैं, इसका डायग्राम जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी समझाना है ऊर्जा संरक्षण नियम, मतलब इसको कैसे अनुकूल है इसके, तो इसको भी समझा देना। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर ऊपर भी देख सकते हैं, थोड़ा लिखना है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा में अंतर लिखना है। तो ये रहा प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा में अंतर, क्योंकि ये भी आपका, देखिए ये रहा प्रत्यावर्ती धारा, ये रही दृष्ट धारा, ठीक है। दोनों में इस प्रकार से अंतर आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये रहा,
देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r/2। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 16 दी है, 16 रख देंगे ऊपर, नीचे 2 काट देंगे, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब आरेख बनाकर उसके दो उपयोग और उसके दो दोष भी लिखना है। तो देखिए ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, दो उपयोग दो दोष लिखना है। तो देखिए इसका है उपयोग तो ये रहे, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, घड़ी साज या सोनार द्वारा छोटी छोटे पुर्जों में वस्तुओं को देखने में है, और अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, नेत्रों पर तनाव भी होता है इसके कारण। ठीक है, तो ये इसके दोष भी हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यदि इसको बनाना चाहें तो इसका आरेख भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें बनाना ही है। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। तो देखिए ये त्रैमासिक में नहीं पूछे गए थे, यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं ऐसे प्रश्न जो आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में हैं। ठीक है, मतलब ये तो त्रैमासिक में थे पहले वाले। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो क्या होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो किसी धातु सतह पर उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपतित करने पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को समझाना है। तो देखिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति दोनों ही आप समझा सकते हैं। सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर के प्रश्न इन चैप्टर से नहीं आने हैं, तो इस प्रकार से कार्यफलन देहली आवृत्ति आप समझा सकते हैं। ठीक है, अन्य विषयों के पेपर जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। यदि टेलीग्राम का लिंक डायरेक्ट वर्क नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जानकारी टीच सर्च करेंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको देखे नहीं थे क्या, तो आप देख लो। ठीक है, तो 11वां देख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है 63। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, उसे बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका हो जाएगा। अब बोहर मॉडल की 2 कमियां हैं। ठीक है, बोहर मॉडल की 2 कमियां, तो ये रही बोहर मॉडल की 2 कमियां, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही। ठीक है, ये कमियां हैं, 2 1 2 3 हैं, तो आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, 3 ही कर लीजिए, वैसे 2 नंबर का ही आएगा वैसे। ठीक है, टॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, टॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसका चित्र बनाना है। तो देखिए इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका चित्र हो जाएगा। तापायनिक उत्सर्जन कैसे कहते हैं। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, तापायनिक उत्सर्जन। तो ये रहा तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 12 तक हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है आपका। प्रश्न 13 हो जाएगा हमारा, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, ये रहा। देखिए इसमें यहाँ पर नीचे दिया है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ पर इतना लिखेंगे यहाँ से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ से करेंगे, और देखिए यहाँ तक आप पूरा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, आपने वैसे भी कर रखा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तो इसका अथवा वाला है ना, तो ये रहा, ये बना सकते हैं। ठीक है, इसको, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आज से नहीं, बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है, और आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। तो देख सकते हैं इसका, आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसका संयोजन। ठीक है, और ये पूरा यहाँ तक कर लेंगे। श्रेणी क्रम आप यहाँ से देख सकते हैं, समांतर क्रम हो गया, इतना हो जाएगा, और फिर यहाँ से। ठीक है, ये पहले 5 नंबर में 6 नंबर में आता था, लेकिन अब क्या है कि 3 नंबर में आने लगा है ये प्रश्न। ठीक है, तो वैसे 3 नंबर के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोई एक तो जरूर आएगा, समांतर या श्रेणी। ठीक है, उसके बाद देखिए
किरचॉफ के नियम के लिए मतलब नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ के नियम ये रहे, किरचॉफ के नियम, उनकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम बार बार पूछा जाता है। तो किरचॉफ के नियम इस प्रकार से हैं। एक नियम ये हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सब आपको बना देने हैं, डायग्राम भी बना लेने हैं, ठीक है, रेखा चित्र द्वारा समझा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे हो जाएगा, यहाँ तक किरचॉफ के नियम समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन यही पूछा गया है, व्हीटस्टोन सेतु वाला, ठीक है। P/Q = R/S, ये आपको निगमित करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको निगमित यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूरे ही इस वीडियो में बता दूंगा आंसर, क्योंकि फिर अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे कितने हो गए, 14 हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। सभी देख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सिद्धांत यहाँ से देख सकते हैं और इसका डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपने कर रखा होगा, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आप पूरा रट के जाएँ। जो आपने पहले कर रखा है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपने कर रखा होगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर प्रतिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला ये रहा, ठीक है। E = 10 वोल्ट, आर आपको दिया है, प्रतिरोध क्या दिया है 3 ओम, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है, आर मतलब बड़ा आर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो पहले अपन इसमें आर निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब आपका टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। आंतरिक तो हमें दिए है, कितना दिया है, 3 ओम दिया है, ठीक है। तो पहले हम आर निकाल लेंगे, फिर V = E-IR जो है सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 8.5 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में ये रहा अंतर। तो यहाँ से इसका अंतर भी आप देख सकते हैं, 3 से 4 अंतर दिए हैं, तो कोई 3 आप जरूर कर लें, ठीक है। अब देखते हैं अगला है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहले 4-5 नंबर में आते थे ये प्रश्न, लेकिन अब 3 नंबर में आने लगे, तो हमें 3 नंबर के हिसाब से भी करना ही होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ से देखिए इसको बना सकते हैं, यहाँ से देखिए पूरा डायग्राम भी बनाना रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए काफ़ी बड़ा है, ये लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपने जैसा कर रखा है उसी हिसाब से करिए। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर तो ये आपका यहाँ दर्पण सूत्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा कौन सा है, इसमें हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाना है। तो हाइगन की द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ये रहा हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो ये रहा हाइगन के प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जैसे हाइगन का द्वितीय तरंगिका को सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक आप समझा सकते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसे समझाइए। तो बायो-सेवर्ट का नियम भी हम देख सकते हैं यहाँ से, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। ये बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, ये रहा बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम है, इतना आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से है, ठीक है, ये इतना अलग है, इस तरफ इतना हो जाएगा बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ तक ये आपको समझाना रहता है, पूरा इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। ये बायो-सेवर्ट नियम हो जाएगा। अगला है संट किसे कहते हैं। संट के मान के लिए आवश्यक यहाँ पर क्या करना है, आपको व्यंजक स्थापित करना है। तो देख लीजिए संट का, यहाँ पर संट के किसे कहते हैं, देखिए ये हो जाएगा, व्यंजक भी आपको लिख लेना है, मतलब स्थापित करना है। यहाँ तक हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इतना हो जाएगा संट का, ठीक है। स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है। तो ये बहुत पूछा जाता है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व यहाँ पर हो जाता है स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ठीक है। यहाँ तक आपका व्यंजक निकल आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आपको व्याख्या करनी है। तो ट्रांसफार्मर की व्याख्या इन बिंदुओं के आधार पर करनी है, जो बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी बिंदु हैं, तो देख लीजिए ये सभी है। ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है, जो चित्र यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। सिद्धांत यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, सिद्धांत यहाँ तक भी लिखना है पूरा। उसके बाद परिणमन अनुपात का सूत्र यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से है ना, तो काफ़ी बड़ा है प्रश्न,
ठीक है। यदि आपने थोड़ा शॉर्ट में कर रखा तो उसको भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा क्षय का कारण हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ तक टोटल आपका ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्न है 19वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का देख लीजिए, ये रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन। ठीक है, यहाँ से इसको पहले रेखा चित्र तो जरूर बनाना है, किरण पथ। ठीक है, ये जरूर बनाना रहता है आपको। उसके बाद आवर्धन क्षमता की गणना भी करनी है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, 5 नंबर के हिसाब से है ना इसमें। तो ये यहाँ से हो जाएगा पूरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक खत्म होगा ये प्रश्न। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यंग के दूसरे प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है, मिलीमीटर है। आपको इसमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है प्रकाशन की। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न आपका हो सकता है आ जाए 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, फिर भी देख लेना। यंग के दूसरे प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ से 6000 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा पेपर देख लिया है। तो वीडियो आप सबको पसंद आया ही होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आने वाला है, मतलब लाने वाले। तो इस प्रकार से देखिए पूरा हमने देखा। पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। वेबसाइट पर PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।